इस हवाले से सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर तजज़ियाकार कामरान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक इस्तीफ़ा कल आया, मंजूर हुआ और आज एक और इस्तीफ़ा आ गया। कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को? एक्चुअली जस्टिस इजाजुल हसन साहब के ऊपर एक रेफरेंस तैयार हो रहा था और एक भी नहीं बल्कि दो रेफरेंसेस थे, जिनमें एक में उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला था, जिसको रेफरेंस की बुनियाद बनाया गया था, और एक और रेफरेंस भी है। तो ये रेफरेंस जो है वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना था और आप जिस तरह देख रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है, ये जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी हैं और जस्टिस इजाजुल हसन हैं, ये जस्टिस बंदियाल ग्रुप के जजेस कंसिडर किए जाते थे और इनको प्रो पीटीआई जजेस भी समझा जाता था परसेप्शन वाइज। तो अब उस कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह मज़ाहिर अली नकवी साहब जो है वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का, या उनके पास जवाबात नहीं थे करप्शन के उन चार्जेस के जो उनके बेटों के हवाले से लगाए गए या उन पे लगाए गए, या उनकी जो लीक्ड ऑडियोज आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करता धरता लोगों के साथ, खासतौर पर परवेज इलाही साहब के साथ जो वज़ीर आला थे। इस तरह इजाजुल हसन साहब जो है उनको इस बारे में बिल्कुल इल्म था कि उनके खिलाफ अगले एक दो रोज में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक रेफरेंस जाने वाला था, बल्कि दो रेफरेंसेस थे वो, और उनमें एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू कॉन्स्टिट्यूशनल 1 का केस था, और दूसरा भी एक और केस था। और उनको ये अंदाजा था कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिस तरह कार्रवाई चल रही है और इस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा मौजूद है, क्योंकि ये ग्रुप जो है अगर इसको बंदियाल साहब का ग्रुप कहा जाता था तो ये एंटी काजी फायज ईसा ग्रुप जजेस भी कहलाए जाते थे। और जो हमने जस्टिस बंदियाल के दौर में सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन देखी थी वो इसी दो ग्रुप की वजह से थी, जिसमें एक तरफ जस्टिस काजी फायज ईसा थे और दूसरी तरफ ये जस्टिस इजाजुल हसन साहब, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब और जस्टिस बंदियाल साहब थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू और इस बैकग्राउंड के साथ अगर आप देखें तो जब इसी एंटी ग्रुप के पास जानी थी, इनका परसेप्शन ये था जस्टिस इजाजुल हसन का, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जब करनी थी काजी फायज ईसा साहब ने और वो तमाम जजेस जो इजाजुल हसन साहब समझते हैं कि उनके खिलाफ ग्रुप में है, तो उसके बाद चांसेस यही थे कि वो भी शायद यहाँ से फारिग होते। तो उन्होंने एक स्केप इख्तियार किया कि वहां पे जाने से पहले उन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। अब ये इस्तीफा प्रेसिडेंट का मंजूर करना बड़ा जरूरी है इस वक्त बहुत से लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रेसिडेंट अगर इस्तीफा मंजूर नहीं करते तब भी एक इशू हो सकता है। ये इस्तीफा मंजूर करना बड़ा जरूरी है बहुत से लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन लगता यही है कि अब इजाजुल हसन साहब शायद प्रेसिडेंट के इंसिस्ट करने पे भी सीट को छोड़ ही दिया उन्होंने। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि यही इजाजुल साहब वही जज थे जो कि पनामा के अंदर जो है वो मॉनिटरिंग जज थे। और आपको याद होगा जब इंग्लैंड में उन्होंने एड्रेस किया था मियां नवाज शरीफ साहब ने, और जब उन्होंने जहां जनरल बाजवा और जनरल फैज साहब के नाम लिए थे वहां जस्टिस इजाजुल हसन का नाम भी लिया था और ये कहा था कि जब तक ये लोग मौजूद हैं तो किस तरह इंसाफ हो सकता है और किस तरह लेवल प्ले फील्ड हो सकता है और सहूलतकारी जारी रहेगी। अभी भी आप देखें नून लीग के जितने भी जोमा आते हैं हमारे शोज में वो यही कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब फैसला ही नहीं कर पा रहे कि प्राइम मिनिस्टर बनना है कि नहीं बनना उन्होंने भी का उम्मीदवार, क्योंकि उनके नजदीक अभी भी इदारों की तरफ से सहूलतकारी हो रही है। तो वो जिस इदारे का नाम लेना चाह रहे थे लेते हैं, कहे बगैर कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं जजेस की तरफ इशारा होता था, जिसमें जैसे इजाजुल हसन साहब टॉप पे हैं, क्योंकि पनामा में जो उनका वर्डिक्ट था वो नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव था। तो नवाज शरीफ साहब के लिए तो अब कोई शिकवा रहा ही नहीं कि वो कहे कि जी सहूलतकारी हो रही है इदारे की तरफ से या कोई, अब तो बिल्कुल मैदान क्लियर है। ठीक, कामरान शाहिद साहब, जैसे ही ये खबर आई थी तो यही वजह जानने की हम सब कोशिश कर रहे थे कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने तो किसी वजह से इस्तीफा दिया था, इनके इस्तीफे की वजह सामने नहीं आई और गालिबन इन्होंने जी मैं यही कहने लगा हूँ, गालिबन इन्होंने कार्रवाई से इख्तिलाफ किया था इसलिए इन्होंने भी इस्तीफा दिया। लेकिन ये आप खबर ब्रेक कर रहे हैं इन सेंस के इनके खिलाफ भी आने वाले दिनों में 2 रेफरेंसेस आने वाले हैं जिसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया। ये इस्लामाबाद के अंदर बहुत खबर गर्दिश कर रही थी, इसके ऊपर वुकला की एक टीम काम कर रही थी इजाजुल हसन साहब के इस केस के ऊपर, पूरा एक एविडेंस की फाइलें तैयार की गई हैं। और ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि ये अगर ये आज रिजाइन ना करते तो अगले 2 से 3 दिन के अंदर वो दूसरा रेफरेंस फाइल होने लगा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। तो वो उससे बचने के लिए मेरी तो यही राय है, क्योंकि ये तो एक फैक्ट है कि इनके खिलाफ रेफरेंसेस जो थे वो रेफरेंस जो था वो तैयार हो गया हुआ था और इस पे काफी महीनों से काम हो रहा था। उगला की टीम थी जो इस पे काम कर रही थी
और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते फिर रही थी। और उन्होंने अच्छा खासा जो मज़ार अल नकवी साहब के भी रेफरेंस में अच्छा खासा एविडेंस दिया गया है, या एविडेंस कह लें आप या डॉक्यूमेंटेशन कह लें, क्योंकि एविडेंस तो क्रॉस एग्जाम के बाद साबित होता है कि वो एविडेंस एलिजिबल है भी या नहीं। वो तो हुआ ही नहीं क्रॉस एग्जाम, वो तो रिजाइन कर दिया मज़ार नकवी साहब ने। लेकिन इनके लिए का जो रेफरेंस है उस पर तो फाइल थी वो बहुत भरपूर और बड़ी जामिया फाइल है। तो मेरा तो यही पर्सपेक्टिव है कि उस रेफरेंस से बचने के लिए और जिस तरह की कार्रवाई, जितनी इफेक्टिव कार्रवाई और जितनी सूरत के साथ और जितनी फास्ट फॉरवर्ड कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस वक्त हो रही है चीफ जस्टिस के अंडर, उनको नजर आ रहा होगा कि वहां से शायद वो नहीं उसको कर पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये इस जी जी बिल्कुल ठीक है। कामरान साहब, जिस तरह से आप तकसीम की बात कर रहे हैं, अभी भी एक बहुत बड़ी तकसीम है अदलिया में, तो आप क्या देखते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लिए कितना बड़ा ये चैलेंज होगा? देखें, परसेप्शन वाइज तो अब ये बड़ा एक सारा मामला बड़ा ड्रामाई रुख इख्तियार करेगा, क्योंकि हम जो कुछ भी कहें, जो जिन लोगों ने रिजाइन किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि जी जस्टिस फायज ईसा साहब जिस तरह कोर्ट को चला रहे हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट में ये जजेस रिजाइन कर गए, या जिस तरह रूल ऑफ लॉ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फैक्ट है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब ये मौक़िफ़ होगा, क्योंकि याजुल हसन साहब के मुतालिक ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि वो नवाज शरीफ साहब के बहुत ज्यादा एंटी और इमरान खान साहब के बहुत ज्यादा हक में उन्होंने फैसले दिए। और अगर आप पिछले फैसले देखें, जबकि बंदियाल साहब का कोर्ट जारी था, तो वो आपको फैसला चल जाएगा पता कि उसमें हर उस बेंच के अंदर याजुल हसन साहब लाजमी हुआ करते थे और बंदियाल साहब होते थे, याजुल हसन साहब होते थे, 3 रुकनी बेंच हुआ करता था। और वो सारे के सारे फैसले जो है वो बहुत से लोगों के नजदीक प्रो इमरान फैसले थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अब ये परसेप्शन भी जरूर उभरेगा, जिस तरह आप फरमा रही हैं कि ये एक प्रोटेस्ट किया है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट इस वक्त चल रहा है। लेकिन ये सारी चीजें जो है ये डिस्कशन के काबिल हैं। हम कोई चीज फाइनलिटी से तो नहीं कह सकते कि एजाज हसन साहब ने उस आने वाले रेफरेंस के खौफ से रिजाइन किया है कि उनके पास जवाब नहीं है उसका, या उन्होंने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट अब चल रही है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई थी उसका भी बॉयकॉट किया था जस्टिस एजाज हसन ने। और जो मज़ार अल नकवी साहब की मेंटेनेबिलिटी वाली सेशन था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसमें उनका वोट नो में था। वो उनका ये कहना था कि मज़ार अल नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस नहीं चलना चाहिए। तो आज जैसे मंसूर अली शाह जो है वो आए थे फिर एजाज हसन साहब की जगह पे पूरा करने के लिए उनकी सीट को। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव जा सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर पॉलिटिकल एनालिसिस किया जाए तो नवाज शरीफ साहब के रास्ते से सारे कांटे जो है वो निकल गए हैं, जिनको वो कांटा समझते थे, वो कांटे थे या नहीं थे। अब तो ये भी नहीं वो कह सकते कि अदालतों में से कोई सहूलतकारी हो रही है। एजाज हसन साहब भी अब रिजाइन कर गए। जी अच्छा कामरान शाह साहब, इंटरेस्टिंगली ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई थी वो जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी का जो इस्तीफ़ा कल मंजूर हुआ उसके बाद भी अब रुकी नहीं। आज भी इजलास हुआ और कल 11:30 बजे दोबारा होगा, और जो जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी हैं उनको भी आगाही नोटिस जारी कर दिया गया है। और अब जो चीफ जस्टिस के आज रिमार्क्स थे वो भी बड़े अहम थे। इस पहलू को किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है, अगर आप डेटा निकालें, कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान जो है किसी जज ने इस्तीफा दिया है। तो अब जजों को ये समझ नहीं आ रहा कि कार्रवाई जारी रखे या ना रखे। अटॉर्नी जनरल से आज पूछा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, तो उन्होंने भी यही कहा कि जी तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक मामला चल रहा है और उसके देखे से पहले इफ्तिखार चौधरी साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से सुरखरू हुए थे, गाजी फायज ईसा साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से सुरखरू हुए थे। तो ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफा हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला भी चल रहा है और एक जज ने रिजाइन कर दिया है। तो इसलिए अभी कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ था कि अगर ये हो जाए तो फिर क्या वो कार्रवाई जारी रखनी है या कार्रवाई जारी नहीं रखनी। तो इसलिए शायद उन्होंने अगर ये डिसीजन लेते हैं कि कार्रवाई जारी, जो कि नजर आ रहा है कि वो कह रहे हैं कार्रवाई जारी रहेगी, तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेसिडेंट होगा और ये पहली दफा सेट होने जाएगा पाकिस्तान की अदालती तारीख में कि एक जज जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का केस फेस कर रहे थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। इसके बावजूद जो है वो अदालत जो है वो वर्डिक्ट देने पे आमादा है और वो कार्रवाई करने पे भी आमादा है और उनको सुने बगैर आई थिंक फिर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो तो आज भी नहीं आए। जो मज़ार अल नकवी थे इस्तीफा देने से पहले भी नहीं आए और अब तो खैर उनका जवाब ही कोई नहीं आने का, वो जज ही नहीं रहे। और सुप्रीम जुडिशल कार्रवाई जो है वो आम बंदों के खिलाफ तो होती नहीं है कि आम साइल वहां पे चला जाए रिटायरमेंट के बाद या इस्तीफा देने के बाद, वो तो होती ही प्योरली हाजिर सर्विस जज के खिलाफ है। तो अब मज़ार अल नकवी वहां जाने के एलिजिबल भी नहीं है और हों भी तो वो जाएंगे नहीं।
तो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट किन ग्राउंड्स के ऊपर उनको सुने बगैर या उनके वकील को सुने बगैर किस तरह एक तरफा फैसला करेगी या क्या वो डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे करेगी। लेकिन ये ड्रामाई सूरत है। नहीं सर, उन्हें बाकायदा तौर पर आगाही नोटिस भी जारी किया गया और ये कहा गया है कि कल वो आके अपना जवाब जमा करवा सकते हैं या अपने वकला के जरिए भी जवाब जमा करवा सकते हैं, और अगर नहीं आते तो जो दूसरी पार्टीज हैं एग्रीव्ड पार्टीज, उनको सुना जाएगा। जी मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि वो तो नहीं आएंगे, वो तो आज भी नहीं आए और वो नहीं आएंगे, और वो जब वो नहीं आएंगे और ना उनका कोई वकील आएगा तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जबकि वो रिजाइन भी कर चुके हैं, वो क्या करेगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल? क्या उनके खिलाफ फिर भी फैसला देगी या उनके हवाले से फैसला देगी? ये पहली दफा होने जा रहा, तो ये तो हमें देखना पड़ेगा अब जब ये इसकी कार्रवाई किस ऊंट बैठती है, करवट लेती है। जी बिल्कुल कामरान सर, हमने देखा जिस तरह से जस्टिस काजी फायज ईसा पर भी जो था वो रेफरेंस दायर किया गया था, लेकिन उनकी अहलिया उन्होंने बहुत डटकर मुकाबला भी किया और वो सुरखरू भी हुए, और जिस तरह से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया, और बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं जिस तरह से वो उनकी हिमायत में है, उन्होंने भी आज इस्तीफ़ा दे दिया, उन्हें डटकर मुकाबला करना चाहिए था। जी बिल्कुल, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि उनको डट के मुकाबला करना चाहिए था। काजी फायज ईसा साहब ने तो देखें, काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ उस जमाने की एस्टेब्लिशमेंट थी, उस जमाने का अटॉर्नी जनरल था, उस जमाने की FPR थी, उस जमाने की FIA थी, उस जमाने की हुकूमत थी इमरान खान की, और वो तने तना ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उनकी वाइफ ने जिस तरह मुकाबला किया, इतना कोरेजियसली उनका दामन साहब था, उन्होंने मुकाबला किया। और ये जो मुज़ाहिर नकवी साहब है उनके खिलाफ तो इस तरह का माहौल नहीं है कि कोई निगरान हुकूमत एक काम कर रही है, कोई उनको अभी तक ना FIA का सामना करना पड़ा था, ना कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको बेहतरी घेरा तंग किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने यही हिकमत अमली अपनाई कि इस्तीफ़ा दिया जाए, और आज दूसरी बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल हसन ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, जिस पर कामरान शाहिद साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। कामरान शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका।